आइए जी दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। कैसे हैं आप सब लोग? चलो, आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे बेटे। और मैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन का जो ऑनलाइन बैच है उसमें सिलेबस के साथ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। और जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ एक अकाउंटिंग प्रोसेस वाला जो चैप्टर था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और कल की क्लास में बहुत ज्यादा काम हमने नहीं किया था, जस्ट डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, और कब एक बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा, कब एक बिजनेसमैन सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा। वो सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भी डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है, उन्होंने किस अप्रोच पर डबल एंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया। मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि डबल एंट्री सिस्टम में दो तरह की अप्रोच काम करती हैं, एक मॉडर्न अप्रोच, दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच। उसी को मैं आगे कंटिन्यू अगर करूं तो ये देखिएगा, ये फाइल मैंने स्क्रीन पर आपके साथ ले ली है जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे बेटा। सॉरी, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। अब जरा चेक करिए अकाउंटिंग सिस्टम, ये मैंने आपको बताया था सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। डबल एंट्री के दो पार्ट, एक मॉडर्न अप्रोच, दूसरा बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने बताया था मॉडर्न अप्रोच जो है बेटे उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन से ही हम लोग काम चला देंगे, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम लोग जनरली पूरा प्रोसेस बनाएंगे। एक बार के लिए अगर बेटे मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताऊं तो आप एक काम कर लीजिएगा, नोट कर लें। बेटा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, लिखो थोड़ा सा, नोटबुक का एक पूरा पेज आप लगा लो, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे बेटे। जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल आप कह लीजिए, उसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक डाटा लिखवा रहा हूं, आप जरा समझ लें। देखिए अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो काम रहता है बेटा वो हमारे पास रहता है ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग का। ओरिजिन ऑफ अकाउंट्स आप लिख लें, मैं आपको बहुत बढ़िया लेवल पर चीजों को क्लियर करने वाला हूं बेटा। जितना ज्यादा आप मेरे साथ नोटबुक में बनाकर चलेंगे ना चीजों को, आपको उतना ही फायदा मिलेगा। ओरिजिन ऑफ अकाउंट्स, ओरिजिन ऑफ अकाउंट्स बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यहां मैं बात करने वाला हूं एक तरह से वाउचर्स की, एक तरह से मैं बात करने वाला हूं वाउचर्स की, या इसमें मैं बात करने वाला हूं, अगर आप बोलेंगे वाउचर्स के साथ साथ एक मैं बात करने वाला हूं, आप लिखिएगा सोर्स डॉक्यूमेंट। वैसे तो सोर्स डॉक्यूमेंट पहले बनेंगे, उसके बाद वाउचर बनेंगे। आप बोलेंगे सर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब इनवॉइस, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बिल भी बोल देते हैं, परचेज और सेल करने पर, जिसमें रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट, जिसमें आएगा डेबिट नोट, जिसमें आएगा क्रेडिट नोट, और भी बहुत सारी बातें जो एक तरह का क्या है, लीगल एविडेंस। कोई भी अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए बेटे सबसे पहले क्या जरूरी है, उसका लीगल एविडेंस। तो लीगल एविडेंस के तौर पर ये हमारे बन गए बेटे सोर्स डॉक्यूमेंट। ये क्या बन गए, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग जनरेट करेंगे बेटे वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग जनरेट करेंगे बेटे वाउचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रोसेस ये कहता है, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ अकाउंट्स को लेकर। ओरिजिन ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल बनते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर बनाए जाएंगे वाउचर्स। तो बेटा जब तक आपके पास किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को लेकर लीगल एविडेंस नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आपकी अकाउंटिंग एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना सही नहीं होगा। आपको उस एंट्री को रिकॉर्ड करने की रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जनरेट करना पड़ता है बेटे, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसके बिहाफ पर आप बना देंगे वाउचर्स। और सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, उससे हम लोग करेंगे रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट जब बनेगा इस प्रोसेस के बिहाफ पर, यहां मैं पूरा का पूरा आपके साथ इस तरह का एक सर्कल बनाकर चलने वाला हूं, हर एक स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं आपको एक बात बोलूं ना, इसको लिख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग में करेंगे बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो होगी ना बेटे, अगर मैं आपको सही बात बता दूं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में अगर प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो बेटा उसमें हम लोग बनाएंगे जर्नल बुक। हम लोग क्या बनाएंगे? जर्नल बुक। जर्नल बुक में क्या रिकॉर्ड होगी बेटा? जर्नल एंट्री। जर्नल बुक में क्या रिकॉर्ड होंगी? जर्नल एंट्रीज। आप सब लोग मेरे साथ लिखते चलो। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा सा छोटे वर्ड लिखता हूं, लेकिन मेरी राइटिंग कुल मिला के ठीक ठाक है। लेकिन जो मैं लिखूंगा वो मैं बोलता जाऊंगा, बार बार रिपीट करता जाऊंगा, तो आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो सबसे पहले बेटे हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल बुक बनाते हैं, जिसमें एंट्रीज को रिकॉर्ड हम लोग करेंगे। बेटे जर्नल बुक का ही, यहां देखो मैं जर्नल बुक को हाईलाइट कर देता हूं, और जर्नल बुक का मैं एक नाम रखने वाला हूं। यहां मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, और आप लिखिएगा जर्नल बुक का नाम मैं लिखने वाला हूं प्राइमरी बुक। जर्नल बुक का नाम हम लोग लिखेंगे बेटे प्राइमरी बुक, या आप इसका नाम रख सकते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, यानी कि फर्स्ट टाइम आपकी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होगी उसे हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी बुक। उसे हम लोग नाम देंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और आप इसे डे बुक भी बोल सकते हो। डे बुक भी बोल सकते हो। आप इसे जर्नल बुक बोलिए, आप इसे डे बुक बोलिए, आप इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलिए, आप इसे प्राइमरी बुक बोलिए, मतलब सबका एक ही है। सब लोग मेरे को इतना बताओ, ये क्लियर क्या? तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाएंगे बेटा? जर्नल। आप लिख लो मेरे साथ, सब चीजें मैं डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। सही बात है। जर्नल बुक बनाने के बाद फिर आप क्या बनाएंगे बेटे? जर्नल बनाने के बाद फिर आपको बनाकर चलना है, जर्नल बुक बनाने के बाद फिर आपको बनाकर चलना है, आप लोग नोट करिएगा, जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट मेरे पास रहेगा। जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट मेरे पास रहेगा सब्सिडरी बुक्स। थोड़ा सा मैं डिटेल लिखने वाला हूं। जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट मेरे पास रहेगा, जिसका नाम होगा बेटा सब्सिडरी बुक्स। जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट मेरे पास रहेगा जिसका नाम होगा सब्सिडरी बुक्स। अगर आप बोलें कि सर सब्सिडरी बुक्स क्या हैं, तो भाई सब्सिडरी बुक्स में मैं सबसे पहले बनाऊंगा कैश बुक। सब्सिडरी बुक में मैं बनाऊंगा परचेज बुक। सब्सिडरी बुक में मैं बनाऊंगा सेल्स बुक। सब्सिडरी बुक में मैं बनाऊंगा परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। सब्सिडरी बुक में मैं बनाऊंगा सेल्स रिटर्न बुक। और सब्सिडरी बुक में मैं बनाऊंगा जर्नल प्रॉपर। मैं बनाऊंगा जर्नल प्रॉपर। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितनी बुक हो गई बेटे? 6 बुक। आप बोलेंगे सर बीआरबीपी बुक भी बनती हैं, बन सकती हैं, बट कॉमन यूज में नहीं आती हैं। तो आमतौर पर कॉमन यूज में ये 6 बुक हम लोग बनाकर चलेंगे, जिसका नाम होगा सब्सिडरी बुक। आप तसल्ली से मेरे साथ नोट करो, है ना? चलो, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे ना, तो सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, जिसे आप सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलेंगे। मैंने बोला सोर्स डॉक्यूमेंट में इनवॉइस, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आ गए। और भी बहुत सारे हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है। इनके बिहाफ पर आप क्या जनरेट करते हैं बेटे? वाउचर्स। जब आपका वाउचर जनरेट करने का काम हो गया, तब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली बात, रिकॉर्डिंग वीडियो वाली नहीं, बुक्स में रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे। अब ट्रांजैक्शन को जब अपन लोग रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए पहली बुक कौन सी बनेगी? जैसा मैंने आपको दिख रखा है स्क्रीन पर कि पहली बुक हमारी बनेगी जर्नल बुक। अब जर्नल बुक का जो नाम है, कई लोग जर्नल बुक का नाम क्या रख देते हैं बेटा? डे बुक। कई लोग जर्नल बुक का नाम क्या रख देते हैं? प्राइमरी बुक। कई लोग जर्नल बुक का नाम रख देते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब तीनों का एक ही है।
अब बात सुनो, अपन ने जर्नल बना लिया, जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या हो सकता है बेटे, सब्सिडरी बुक। आप ये बोलेंगे सर अगर हमने जर्नल बना लिया तो सब्सिडरी बुक की क्या जरूरत है। चलो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटे। जब अगर हमारी ऐसा हो कि ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर वेरी लेस, छोटा बिजनेस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उस शॉर्ट बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसकी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जो है अकेला जर्नल बुक बना सकते हैं, बात बन जाएगी। लेकिन बेटा जब हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का बर्डन बढ़ जाएगा, हमारा बिजनेस वाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएंगी, तो ऐसी सिचुएशन में सब्सिडरी बुक्स अकेला, सॉरी जर्नल बुक बनाना अकेला ओके नहीं होगा, क्योंकि इजी टू यूज नहीं होगा। एक ही बुक के ऊपर हमने सारी ट्रांजैक्शन का बर्डन डाल दिया। तो जर्नल बुक क्या करती है, अपने काम को डेलीगेट कर देगी, और जर्नल बुक की हुई, जर्नल बुक वाला जो पोर्शन है रिकॉर्डिंग वाला, इसे हम लोग सब्सिडरी बुक पर शिफ्ट कर देंगे, और सब्सिडरी बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ 6 बुक्स बना देंगे, जिसमें सबसे पहले कैश बुक, कैश ट्रांजेक्शन के लिए, से परचेज बुक, परचेज ट्रांजेक्शन जो उधार वाली है, सेल्स बुक, सेल ट्रांजेक्शन जो उधार वाली है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक के लिए, जो परचेज रिटर्न करेंगे उसके लिए, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न के लिए, और एक बनाएंगे हम लोग जर्नल प्रॉपर। ये सब बुक्स हम लोग बना करके चलने वाले हैं। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना क्लियर क्या। चलो जी, इतना काम करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ये सारी की सारी बुक्स हमने बना दी। चलो ये सारी बुक्स बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं बनाऊंगा जर्नल या फिर मैं बनाऊंगा सब्सिडरी, दोनों में से एक बनेगा, दोनों नहीं बनेंगे। चलो जी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जर्नल और सब्सिडरी आने के बाद फिर हम लोग आ गए लेजर पर। जर्नल और सब्सिडरी के बाद हम लोग किस पर आ गए, लेजर। आप बोलेंगे लेजर क्या है, तो भाई लेजर का नाम है पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। लेजर का मतलब पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शंस हैं उन सब की हम लोग क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे, उसे हम लोग लेजर में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के बाद जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से हम लोग बैलेंसिंग करके चलेंगे। जो लेजर के बैलेंस निकल कर आएंगे, उन बैलेंस से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटे, ट्रायल बैलेंस। उससे हम लोग क्या बनाएंगे बेटे, ट्रायल बैलेंस। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या है ना। एक बात बोलूं मैं आपको, देखो ट्रायल बैलेंस से आप बोलेंगे सर क्या बनाएंगे, तो मैं बोलूंगा फाइनल अकाउंट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते, अगर आप ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो मैं कुछ बातें और नोट करवा दूं बेटा। कुछ चैप्टर आपके इस अकाउंटिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अगर आपका यहाँ ट्रायल बैलेंस ओके नहीं है, दैट मीन्स अगर रोंग है, जिसमें बोथ साइड एग्री नहीं होती है, तो वहां ये मान लेंगे कि आपकी अकाउंटिंग मिस्टेक आ गई। तो उस अकाउंटिंग मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सही बात है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आप मेरी पूरी बात समझना ध्यान से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी पासबुक और कैश बुक को मैच करने के लिए बनेगा। इसके अलावा मैं यहां आपके साथ पढ़ाऊंगा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरा साल एक एसेट को यूज किया, उस पर डेप्रीशिएशन कैसे लगाएंगे। इसको सपोर्ट करने के लिए आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हम लोग डेटर के साथ जब ट्रांजैक्शन करेंगे और बीआरबीपी नोट करेंगे तो उसको कैसे डील करेंगे। इसके अलावा अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इन्वेंट्रीज। ये सारे के सारे टॉपिक मेरे इस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, लेजर, ट्रायल, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस इन सब टॉपिक को भी हमें डिस्कस करके चलना पड़ेगा, जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन जिसमें कैश बुक और पासबुक को मैच करना है, हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ेंगे, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पढ़ेंगे, हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन को पढ़ेंगे, जिससे कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाएगा, वो सब बातें हमें पढ़ के चलनी पड़ेंगी। और बेटा जब ये सारी बातें हम लोग पढ़ लेंगे, और ट्रायल बैलेंस में इन सारी बातों को मैं फिर से लिख देता हूं, ये सारी बातें आप नोट कर लो चाहे। सही बात है ना, ये सारी बातें आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में आने वाली हैं।
अब इन सब को ये अपने आप में चैप्टर बन गए ना, फिर इन सब बातों को अप्लाई करते हुए हम लोग फिर क्या करेंगे बेटे, इन सब बातों को अप्लाई करते हुए हम लोग आ जाएंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट पर। इन सब बातों के बिहाफ पर हम लोग आ जाएंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट पर। देखो जब बात आती है ना फिनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग तीन चीजें बनाते हैं। क्या बनाएंगे बेटे, जनरली एक तो हम लोग बनाएंगे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, एक हम लोग इसमें बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हम लोग इसमें बनाएंगे बैलेंस शीट। ये तीन चीजें बना करके हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या, सही बात है ना। और अकाउंटिंग का ये फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगले साल से फिर से हम इस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लेकिन जब बेटे मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट बना करके आपका ये टॉपिक फाइनल कर दूंगा, तो मैं एक बात बताऊं, ये मैंने बताए हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट्स। ये मैंने किसके अकाउंट्स बनाए बेटे, प्रोप्राइटरशिप फर्म। कि अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हैं तो आपके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। अगर मैं इसी अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करके चलूंगा, तो बेटा यही अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करने के बाद हम लोग बना सकते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये आपके सिलेबस में आएगा। इससे रिलेटेड 3 या 4 चैप्टर पार्टनरशिप फर्म में आपके सिलेबस में मैं डिस्कस करूंगा। पार्टनरशिप के सिलेबस में मैं फंडामेंटल डिस्कस करूंगा, मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर डिस्कस करूंगा, मैं रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर डिस्कस करूंगा। इसी तरह से हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की बात भी करेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज ये वाला टॉपिक तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साइड बाय साइड इसी में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स ये वाले टॉपिक भी इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। देखो पहले ही चैप्टर में मैंने आपको फिर से एक बार सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया। ये बेसिक प्रोसेस है, ये सारा का सारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, इन सबको पढ़ने के लिए पहले तो मैंने पढ़ा दिया प्रोप्राइटरशिप, पूरा स्पोर्टिंग चैप्टर बता दिए। उसके बाद मैं आऊंगा पार्टनरशिप पर, उसके बाद मैं आऊंगा कंपनी पर, सही बात है। और इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के अलावा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल एंटिटीज, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस जब मैं डिस्कस करूंगा, तो उसमें मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट डिटेल से पढ़ाऊंगा कि भाई कंसाइनमेंट कैसे काम करेगा। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में। हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स में एवरेज ड्यू डेट मेरे पास आएगा, एक टॉपिक बनेगा एवरेज ड्यू डेट, एक टॉपिक मेरे पास बनेगा अकाउंट करंट। इस तरह से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब मिला करके आपका बेटे अपने आप से फिर क्या बन जाएगा, एक सिलेबस बन जाएगा। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है जो कि एक एक तरह से स्टेप टू स्टेप बनेगा। और अकाउंटिंग प्रोसेस, अब मैं फिर से एक बात बोलूंगा, सबने ये बात नोट कर ली ना। अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो फटाफट से। स्क्रीन को ये लो, ये लो, यहां से इसको इतना पॉज कर लो और नोट कर लो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, सही है। चलो अब अगर मैं बात करूं, तो ये देखो मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस आपको बताया कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले मेरे को जरूरत है ओरिजिन की, कि बेस क्या है। तो उसके लिए मैं वाउचर्स बना के चला। वाउचर से मैंने क्या बनाया, जर्नल। जर्नल का सब्सिट्यूट मेरे पास क्या था, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स या जर्नल बनाने के बाद उनसे हम लोग क्या बनाएंगे, सब्सिडरी से भी लेजर बनेगा, जर्नल से भी लेजर बनेगा। जो बनाओगे उसी से लेजर बन जाएगा। लेजर बनाने के बाद, लेजर बनाने के बाद भाई लेजर से बनाएंगे, लेजर के बैलेंस निकालकर बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। एक एक करके सिस्टम बनेगा। लेकिन इस पूरे सिस्टम को जब फॉलो करेंगे, तो मैंने बोला कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करते टाइम
आपका सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्टिव चैप्टर होंगे। ये वो सपोर्ट करने वाले चैप्टर हैं जो आपके इस अकाउंटिंग सिस्टम को, ये सपोर्ट लिख दिया मैंने, है ना, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके इस अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते टाइम आपकी सपोर्ट करेंगे। और इनके बिहाफ पर फिर आप बनाएंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स, फिर मैं बात करूंगा कंपनी के अकाउंट्स के बारे में, और इन सब के अलावा कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन भी आपके अकाउंटिंग में है जो मैं डिस्कस करूंगा। ये बेटे आपका बन जाएगा सिलेबस। सही बात है या नहीं है, बोलिए। अब मैं आपके इस पूरे सिलेबस में वापस से आ रहा हूं और अब मैं प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करूंगा। भाई अभी आपका जो सिलेबस है उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। कभी कभार थोड़ा बहुत कहीं कोई कंसेप्ट यूज हुआ तो मैं सिखा दूंगा, अदरवाइज आपके सिलेबस में सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। लेकिन सीए इंटर में आपके लिए बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। सीए इंटर में आपके सिलेबस में चैप्टर बहुत बड़े लेवल पर आएगा, आप पढ़ेंगे। सही बात है। अभी अगर मैं बात करूं तो आपको कौन सा अकाउंट पढ़ना है भाई, डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम में आपके पास दो अप्रोच हैं। पहली कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न, और दूसरी कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया ये ट्रेडिशनल के बेस पर है। लेकिन एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग मॉडर्न अप्रोच को आज फारिग कर देंगे, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ज्यादा यूज में नहीं है। तो मॉडर्न अप्रोच काम कैसे करेगा वो मैं आज पढ़ा देता हूं आपको। जो बुक मैंने इशू की है उसमें क्वेश्चन है वो करवा देता हूं। मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कैसे होगा, फारिग हो जाएगा। लिखो जरा बेटे, टॉपिक का नाम बना दिया हमने मॉडर्न अप्रोच। लिखो जरा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सिंपल है, इसको आज ही फारिग कर देंगे। आप लिखिएगा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम हो सकता है बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या हो सकता है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। आप इसका नाम मॉडर्न अप्रोच रखिए, आप इसका नाम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच रखिए, मतलब एक ही है। बेटे मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में एक इक्वेशन काम करेगी, लिखिएगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज मतलब एसेट जो है वो किसके इक्वल हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल हैं। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ बेटे, इस अप्रोच में ना तो बनेगी जर्नल, ना बनेगा लेजर, ना बनेगा ट्रायल, ना बनेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग जस्ट क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हर एक ट्रांजैक्शन का रिजल्ट इस इक्वेशन को इफेक्ट करेगा, और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी एक एक करके सबका इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन पर हम लोग इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर बनाएंगे। और लास्ट एंड फाइनल जो इस अकाउंटिंग इक्वेशन का रिजल्ट आएगा उस इक्वेशन से हम डायरेक्टली बैलेंस शीट बना देंगे। सही बात है। तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी जो बुक है आप चेक करिए, आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 2.4 पर एक बार के लिए मैंने आपको एक अकाउंटिंग क्वेश्चन दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को लेकर के क्वेश्चन नंबर 2। सही है, आप उसको पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं आपको पहले मॉडर्न अप्रोच करवा देता हूं, फिर मैं करवाऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इससे जो पहले वाले जो पेजेस में कुछ मैंने ओरिजिन ऑफ अकाउंट्स की थ्योरी को छोड़ दिया है वो मैं अकाउंटिंग प्रोसेस ट्रेडिशनल वाले के साथ करवाऊंगा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग मॉडर्न अप्रोच को एक बार फारिग कर लेते हैं। तो आप ये देखेंगे आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डाला हुआ है, आप सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, मैं आपकी बुक को स्क्रीन पर ले लेता हूं। ये देखो बेटे, आपको जो ये बुक है जो मैंने दी है, जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, इसका पहला पेज तो ये मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया था, ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग। ये वाला जो थ्योरी पोर्शन है ये मैं पढ़ाऊंगा, वेट करो, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये ट्रेडिशनल के साथ डिस्कस करूंगा। आप क्या करें, आप इसको छोड़ दो और आप आ जाओ पेज नंबर 4 पर, जो ये स्क्रॉल करके मैं लेकर चल रहा हूं, और आप आ जाओ पेज नंबर 2.4। ये देखिए स्क्रॉल करके मैं आ गया, और पेज नंबर 2.4 पर अगर मैं लेकर आता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या इसका नाम है बेटे मॉडर्न अप्रोच।
और अगर आप इसको देखें तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यही क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। मैं इसको एक बार रीडिंग कर रहा हूं और इसका क्या इंपैक्ट आएगा इक्वेशन पर वो मैं बना के दिखाऊंगा। आप अगर देखेंगे, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द basis of following transaction and prepare a balance sheet on the basis of last new equations। आपकी जो इक्वेशन बनेगी लास्ट वाली, उसके बिहाफ पर आपको बैलेंस शीट बनानी है बेटे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, ये देखिए पहली ट्रांजेक्शन क्या है, मुकेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर मुकेश ने, जो कि ओनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश कंट्रीब्यूट करके। तो आप बता सकते हैं इस ट्रांजेक्शन से किन दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा ये। एक तो करेगा कैश को इफेक्ट और एक ये करेगा कैपिटल को इफेक्ट। करेगा नहीं करेगा, बोलिए यस या नो। सही बात है ना। इसी तरह से परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो भाई इससे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करेंगे। गुड्स खरीदने पर एक तो आएगा स्टॉक और कैश में खरीदा एक आएगा कैश। मतलब यहां दोनों एसेट, एक एसेट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। खुद बताएं जरा, ये वाली बात क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये जो आपने क्लास +1 में पढ़ा था वही है, सिर्फ मैं एक बार इसको रिवाइज करवा रहा हूं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए बेटा, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें, हो सकता है इसमें से 2 नंबर का ट्रू फॉल्स का कोई क्वेश्चन आ जाए। अभी चैप्टर के एंड में थ्योरी में मैं बताऊंगा इसमें से ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी हैं, और हो सकता है किसी अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रीटमेंट ये पूछ ले। और बहुत सारी ट्रांजेक्शन अभी ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपको ना पता हो, तो मैं डिस्कस कर लूंगा सब बातें। ये देखिए परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, अगर आपने उधार में परचेज किया, इसका मीनिंग बताओ। उधार में परचेज करोगे, एक तो इफेक्ट करेगा स्टॉक और एक इफेक्ट करेंगे आपके क्रेडिटर्स। बोलो ये वाली बात क्लियर है क्या, सही बात है ना। और अगर मैं बात करूं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर आप फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में तो भाई एक तो इफेक्ट करेगा फर्नीचर और एक इफेक्ट करेगा आपका कैश, क्योंकि फर्नीचर परचेज करोगे कैश में तो फर्नीचर इंक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा। अगर अपन लोग पे करते हैं रेंट, रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। एक बात बता दूं, एक बात चाहे आप अपने नोट यहां लिख भी लें चाहे थोड़ा सा, कि अगर कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो डिक्रीज द कैपिटल, डिक्रीज द कैपिटल, वो डायरेक्टली किसको डिक्रीज कर देगा, कैपिटल को। क्योंकि कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो एक तरह से लॉस है जो कि हमारे लिए हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। और अगर कोई इनकम आएगी, बेटे यहां लिख लो, अगर कोई इनकम आएगी तो मैं लिख रहा हूं इंक्रीज द कैपिटल, इंक्रीज द कैपिटल। अगर कोई इनकम आएगी तो वो कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। अगर कोई एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा, अगर कोई इनकम आएगी तो वो कैपिटल को इंक्रीज करेगी। सब लोग मेरे को इतना बता दो, ये क्लियर क्या, सही है। चलो वापिस से आ जाएंगे। अगर मैं रेंट पेड करता हूं बेटा, अब रेंट पेड करने से क्या होगा, फटाफट से बोलो। रेंट पेड करने से एक तो कैश डिक्रीज होगा और एक कैपिटल डिक्रीज होगी। सही बात है या नहीं है, बोलो। कैश भी डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगी। चलो रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव करोगे तो बताओ, कमीशन रिसीव करने का मतलब इनकम। अब इनकम है, एक तो कैश इफेक्ट करेगा क्योंकि पैसे आएंगे, और दूसरा बेटा कमीशन रिसीव है तो कमीशन रिसीव आपकी कैपिटल को इफेक्ट करेगा, क्योंकि कमीशन आपके लिए क्या है बेटे, इनकम। तो इनकम है तो एक कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सब लोग बताओ ये वाली बात क्लियर क्या। इसके अलावा विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, अगर प्राइवेट यूज के लिए कैश विड्रॉ करोगे दैट मींस ड्रॉइंग्स। आप ये बात भी लिख लो, कैपिटल अगर ड्रॉइंग्स होगा, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स करने से एक तो कैपिटल ही रिड्यूस होगी, क्योंकि ड्रॉइंग करने से आपका जो पर्सनल अमाउंट है वो कम होगा, और एक जो है कैश भी रिड्यूस होगा, क्योंकि ड्रॉइंग करने से कैश भी तो जाएगा। यस या नो। पहले तो मैं इफेक्ट बता रहा हूं कि एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट किन किन अकाउंट्स पर आएगा, उसके बिहाफ पर मैं इक्वेशन बनाऊंगा और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को शुरू करेंगे। सही बात है ना। इसके अलावा अगर मैं पढ़ूं, अब चेक करो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000,
सेल प्राइस हमने लिखा हुआ है 40,000, मतलब 30,000 वैल्यू वाला स्टॉक हमने कितने में सेल किया? 40 में। पहली बात तो 10,000 का फायदा हो गया। स्टॉक डिक्रीज कितना होगा? 30,000। अब अगर हमने वो स्टॉक कैश में सेल किया होता तो कैश इंक्रीज होता, अगर हमने उसको उधार में क्रेडिट में सेल किया है तो डेटर इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किन तीन अकाउंट पर आएगा? एक तो हमारा स्टॉक डिक्रीज होगा, एक हमारे डेटर इंक्रीज होंगे 40,000 से, और एक जो प्रॉफिट हुआ उससे हमारी कैपिटल इफेक्ट करेगी। ये सब बातें आ गई। सही बात है या नहीं है? बोलो। और लास्ट में पेड क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को पेड करोगे तो एक तो आपके क्रेडिटर इफेक्ट करेंगे, डिक्रीज होंगे, और एक कैश में पेमेंट किया तो कैश भी डिक्रीज होगा। तो दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक क्रेडिटर और एक कैश। तो हम लोग एक एक करके चीजों को समझ के चलेंगे कि कहां किस बात का इफेक्ट पड़ने वाला है। अब ये बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन जो था ये मैंने लिख दिया, अब मैं इसका सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो आप मेरे को पहले ये बताओ आपकी एसेट्स कौन कौन सी इफेक्ट हो रही हैं। एक नाम एक ही बार लिखना है। एक तो कैश, ये आ गया, स्टॉक, कैपिटल आ गया, कैश आ गया, फिर स्टॉक आ गया, फिर फर्नीचर, कैश आ गया, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है? डेटर्स। इन सब में से मैंने रेंडमली छाट लिया एसेट्स कौन कौन सी हैं। आप देखेंगे पहली लाइन में कैश और कैपिटल था तो कैश, स्टॉक और कैश में से स्टॉक क्योंकि कैश ऊपर आ गया, स्टॉक और क्रेडिटर स्टॉक ऊपर आ गया, फर्नीचर अब मैंने हाईलाइट कर लिया। इसके अलावा जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो मेरे को क्या नजर आया? डेटर। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मैं इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन में मैं लिखूंगा जो जो एसेट्स और जो जो लाइबिलिटीज इफेक्ट करेंगी, एक नाम एक ही बार आना है। तो जो यहां जितने भी नाम थे उनमें से एसेट्स कौन कौन सी हैं? कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर। बताओ जरा, सही बात है या नहीं है? और लाइबिलिटीज के नाम पर अगर मैं बोलूं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में, तो एक तो आ गया कैपिटल, अंडरलाइन कर रहा हूं, एक आ गया क्रेडिटर। मेरे को लग रहा है बस इसके अलावा और कोई नाम नहीं है, बार बार वही नाम रिपीट हो रहे हैं। तो एसेट्स में कितने नाम आ गए? चार। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कितने नाम आ गए? दो। यस या नो? तो इन सबको बेस बनाकर ये लो। अब मैं करूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरुआत। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, और मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सही है? चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ये देखो आप जरा, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटे, सब लोग मेरी बात को समझिएगा। बेटे मैं आपको ये बता रहा हूं जरा, ये देखो आप, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यहां लिखते हैं ट्रांजैक्शन, यहां हम लोग लिखते हैं ट्रांजैक्शन। अच्छा पहले हम लोग लिखेंगे एसेट्स को। अब एसेट्स में आपको जैसा ऊपर मैंने हाईलाइट करवाया था, एसेट्स के नाम पर मेरे पास है कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, आप बना लें सब लोग मेरे साथ, प्लस डेटर। ये तो बात आ गई एसेट्स की। बोलिए जी, ये वाली बात समझ में आ रही है? और इसी इक्वेशन में अगर मैं काम करूं, यहां से मैं लिख देता हूं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में मेरे पास एक तो थे क्रेडिटर और एक थी मेरी कैपिटल। क्रेडिटर प्लस कैपिटल, ये लो, ये आ गया जी। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, क्लियर है क्या? एक एक करके चीजों को चलाऊंगा मैं। अब मैं पता है क्या करूंगा, आप पूरी बात सुनना मजेदार तरीके से। नंबर वन लिखो, मेरे साथ साथ पूरा क्वेश्चन करेंगे बेटे। पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे, मुकेश स्टार्टेड अ बिजनेस,
started a business with cash ₹80,000। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 कैश लगाकर। चलो आप खुद बताओ इस 80,000 का इफेक्ट कहां कहां आएगा। आपको पता है एक तो 80,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा और एक 80,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। सब लोग बता दो इतना सबको क्लियर है क्या, है ना। और अगर मैं बात करूं स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जीरो। फर्नीचर पर जीरो, डेटर पर जीरो, इज इक्वल टू क्रेडिटर पर जीरो। अगर ऐसा हो तो भाई फाइनल इक्वेशन क्या बनी बताओ जरा। ऐसा अगर हो तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी। यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं रोक दूं तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, कैश बन गया 80,000, स्टॉक है जीरो, फर्नीचर है जीरो, डेटर है जीरो, क्रेडिटर है जीरो और कैपिटल कितना है बेटे 80,000। चलो सब लोग मेरे को इतना बताओ ये क्लियर है, सही बात है ना। पहली ट्रांजैक्शन मैंने लिख दी। नंबर 2 ट्रांजैक्शन, चलो बताओ। परचेज गुड्स फॉर कैश, एक एक करके सारी चीजें लिखेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, चलो ₹28,000। हमने गुड्स परचेज कर ली बेटे 28,000 की। परचेज करने से अब बताओ जरा किन किन बातों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। गुड्स परचेज करने से पहली बात मेरा जो कैश है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सब लोग बता दो इतना क्लियर है क्या। स्टॉक तो क्या हो जाएगा इंक्रीज और कैश क्या हो जाएगा डिक्रीज। और अगर मैं फर्दर बात करूं फर्नीचर जीरो, डेटर जीरो, क्रेडिटर जीरो और कैपिटल जीरो, इफेक्ट कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। जो ट्रांजैक्शन है उसका किन किन बातों पर इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना था। तो मैंने बोला कि भाई अगर आप स्टॉक परचेज करेंगे तो स्टॉक परचेज करने का इफेक्ट कैश में या तो कैश पर आएगा या स्टॉक पर आएगा। और ऐसा करने के बाद अगर मैं फिर से बोलूं ये हो गया ना, और ऐसा करने के बाद अगर मैं बोलूं फाइनल आपका क्या रिजल्ट बना, तो भाई फाइनल रिजल्ट ये बना कि मेरा जो 80,000 कैश था 28,000 डिक्रीज होके ये तो बच गया 52,000। कैश के बाद स्टॉक बच गया 28, फर्नीचर आ गया जीरो, डेटर आ गया जीरो, क्रेडिटर आ गया जीरो, कैपिटल आ गया 80,000। सब लोग बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या। ओके चला जाए आगे, पढ़ो। एक एक करके सारी एंट्रीज लिखते जाओ, करते जाओ, अपने आप हो जाएगा। मैं साथ साथ करवा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ करते चले। नंबर 3 ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। चलिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। 20,000 का स्टॉक उधार में परचेज किया बेटा हमने। 20,000 का स्टॉक उधार में क्रेडिट में परचेज करोगे तो बताओ स्टॉक इंक्रीज होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा जी, स्टॉक इंक्रीज होगा। लेकिन क्योंकि उधार परचेज किया इसलिए क्रेडिटर भी तो इंक्रीज हो जाएंगे। स्टॉक इंक्रीज हो गया और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल पर इफेक्ट जीरो, इस पर इफेक्ट जीरो, इस पर इफेक्ट जीरो, इस पर इफेक्ट जीरो, ये सब पर इफेक्ट जीरो रहेगा। सब लोग मेरे को इतना बता दो ये क्लियर क्या। चलो जी इतनी वर्किंग हो गई। इतनी वर्किंग होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इतनी वर्किंग होने के बाद अब हमारी वैल्यू जो है 52,000 ये बच गई कैश की, 48,000 बच गई हमारी स्टॉक, फर्नीचर जीरो, डेटर जीरो, क्रेडिटर 20,000 के बन गए और कैपिटल हमारी आ गई 80,000। टोटल हमारे पास ये बोथ साइड 1 लाख पर मैच कर रहा है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद मैच करेगा, ये वाली बात बता दो क्लियर है क्या। चलो मैं आगे नंबर 4, चलो नंबर 4 में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर कैश।
परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फॉर कैश। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया वो भी कैश में, बेटे अगर आप फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में तो पहली बात तो आपका फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा 6000, ये फर्नीचर के लिए है, और 6000 से आपका कैश भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बेटे अगर आप फर्नीचर परचेज करेंगे, देखो ये कैश का कॉलम है, ये फर्नीचर है, ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा हूं मैं, तो कैश डिक्रीज होगा 6000 6000, और फर्नीचर इंक्रीज होगा 6000। इतना वर्किंग करने से आप खुद बताएं मेरे को बेटा अब क्या बना, बाकी चीजों पर इफेक्ट क्या है आपका, जीरो। अल्टीमेटली ये जीरो, ये इफेक्ट जीरो, ये इफेक्ट जीरो, ये इफेक्ट जीरो, और फाइनल इक्वेशन क्या बनी, बोलो फटाफट से। फाइनल इक्वेशन बन गई, कैश बच गया 46, आपका स्टॉक आ गया 48,000, फर्नीचर आ गया 6000, डेटर आ गया जीरो, क्रेडिटर बन गए 20,000, और कैपिटल आ गई आपकी 80,000। सब लोग मेरे को इतना बताओ ये क्लियर है क्या, बोलिए। चलो आगे, पॉइंट नंबर 5 लिखते चलो, करते चलो। पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है पेड रेंट। चलो जी, पेड रेंट, अगर आपने रेंट पेमेंट किया, रेंट पेमेंट करोगे 2000, रेंट पेमेंट किया 2000, चलो मैंने बताया था रेंट पेड करने से कैश तो डिक्रीज होगा, ये लो, लेकिन दूसरा इफेक्ट किस पर आएगा, आपने बोला सर कैपिटल पर आएगा, क्योंकि रेंट पेड करने से एक तरह का लॉस होगा, कैपिटल पर इफेक्ट आएगा, और बाकी सब पर इफेक्ट आएगा जीरो। तो अगर ऐसा है तो बेटे इसका इफेक्ट आने के बाद जो नेट रिजल्ट आया वो क्या आया, ये लो, यहां से जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, कैश 44,000, स्टॉक 48,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स जीरो, क्रेडिटर्स 20,000, और कैपिटल आ गई 78,000। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या, बोलो। फिर मैं लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 6, चलते चलो। पॉइंट नंबर 6 लिखो। पॉइंट नंबर 6 में क्या है जी, कमीशन रिसीव 500, कमीशन रिसीव रूपी 500, 500 रुपए कमीशन रिसीव कर रहे हैं बेटे। अगर आप 500 रुपए कमीशन रिसीव करोगे तो कमीशन रिसीव करने से एक तो कैपिटल बढ़ेगी, और एक मैं इधर लिख रहा हूं कैश। आप समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को, क्योंकि कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी, और बाकी फैक्टर्स पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो जीरो इफेक्ट पड़ेगा। सही बात है या नहीं है। अगर मैं ऐसा बनाकर चलूं तो मेरी अब फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है भाई, चेक करते चलो। अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन बन रही है, कैश बन गया 44,500, स्टॉक आ गया 48,000, फर्नीचर आ गया 6,000, डेटर आ गए जीरो, क्रेडिटर आ गए 20,000, और कैपिटल आ गई 78,500। एक एक करके चीजों को समझ लें। अच्छा यहाँ के एक बार ना मैं चेक कर लेता हूँ यार, कभी मिस्टेक ना हो गई हो अर्थमेटिकल। अगर आप चेक करेंगे लाइबिलिटी एसेट साइड का टोटल 98,500 और लाइबिलिटीज का भी 98,500, ये ओके आ रहा है। चलो मैंने चेक कर लिया, टोटल बोथ साइड मैच कर रहा है नहीं कर रहा, बाई चांस मिस्टेक ना हो जाए कोई अर्थमेटिकल। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है 7 पॉइंट पर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मैं ड्रॉइंग्स लिख देता हूं। ड्रॉइंग्स अपन ने कर लिया बेटे 3000। चलो अगर 3000 ड्रॉइंग्स करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्रॉइंग करने से एक तो मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा, और एक मेरी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। कैश और कैपिटल दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, और उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर जीरो, इस पर जीरो, इस पर जीरो, और इस पर जीरो। ये वाली बात बताओ सब लोग क्लियर है क्या, है ना। और ऐसा करने के बाद यहां से बेटे, यहां से अगर मैं बात करूं
फाइनल इक्वेशन क्या बनी, यहां से मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, तो भाई फाइनल इक्वेशन 41,500 ये आ गई, प्लस 48,000 ये आ गया, प्लस 6,000 ये आ गया, प्लस 0 ये आ गया, 20,000 ये आ गया, और 75,500 ये आ गया। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दें, ये सबको क्लियर क्या? ओके, चलो मैं आगे। इतना क्लियर है सबको? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे जी? पॉइंट नंबर 8 पढ़ो क्या है। पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रूपी 40,000, 40,000 रुपए में सेल किया है। सीपी कॉस्ट प्राइस 30,000। जो स्टॉक हमने 40 में 40,000 में सेल किया, उसका एक्चुअल में प्राइस कितना है बेटे? 30। अगर ऐसा करेंगे तो भाई स्टॉक तो डिक्रीज होगा 30,000, डेटर इंक्रीज होंगे हमारे 40,000। 30 वाला स्टॉक 40 में अगर सेल करोगे तो 10,000 का मार्जिन आ गया, और जो 10,000 का प्रॉफिट आप कह रहे हो वो किसको इफेक्ट करेगा बेटे? आपकी कैपिटल को। तो भाई स्टॉक डिक्रीज हो गया 30,000 और डेटर इंक्रीज हो गए 40,000, और जो डिफरेंस आया 10,000 प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट ने क्या किया? 10,000 आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। और बाकी जो इफेक्ट है, कैश पर जीरो, फर्नीचर जीरो, क्रेडिटर जीरो। और ऐसा अगर मैं कर दूं, ऐसा करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन यहां से बनकर आई, यहां से जो फाइनल इक्वेशन बनकर आई, ये आ गई 41,500, ये आ गई 41,500, ये आ गई 45,000, ये आ गई 6,000, ये आ गई 40,000, ये आ गई 20,000, और ये आ गई 70 नहीं 75,500 प्लस 10,000, दैट मीन्स 85,500। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो। और लास्ट एंट्री की बात कर लें फटाफट से, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अगर हम लोग लास्ट एंट्री की बात करें, पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया 15,000। बेटे अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा 15,000 तो कैश कम हो जाएगा, और 15,000 के ही मेरे क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे, और बाकी सब पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? 0 0 0 0 0। और अगर मैं ऐसा कर दूं, और बेटे इसके बाद मैं आपकी फाइनल इक्वेशन चेक करूं, सॉरी, अगर अब मैं फाइनल इक्वेशन चेक करूं, तो फाइनल इक्वेशन ये बनती है 26,500, ये बनती है 45,000, ये बनती है 6,000, ये बनती है 40,000, ये आ गई 5,000, और ये वैल्यू आ गई 85,500। ये बन गई भाई मेरी फाइनल इक्वेशन। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये सबको क्लियर है क्या? बोलिए, सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात क्लियर है? यार मैंने एक मिस्टेक कर रखी है, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर रखी है। यहां मैंने स्टॉक जो है वो 18 बचेगा, मैंने लिखने में गलती करके, आप ठीक कर लीजिएगा। 48 में से गया 30 तो ये 18 है। अच्छा ये 0 आएगा तो ये 18 है। चेक हो जाएगी मिस्टेक, टेंशन लेने का नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हम कर देंगे छोटी मोटी तो हम वो रेक्टिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी अगर मैं चेक करूं तो बाकी चीजें सब ओके हैं, बोलिए, है ना? ये मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी थी, अकाउंटिंग तो कर दिया बट लिखने में गलती कर दी थी मैंने। चलिए कोई बात नहीं है। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या है ना? चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सब आ गई फाइनल इक्वेशन, इसके बाद हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो बेटा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसके बिहाफ पर आप क्या बना सकते हैं? बैलेंस शीट। इसके बिहाफ पर आप बना देंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए जरा, इसके जो एसेट्स और लायबिलिटीज, ये दोनों साइड, यहां हम रखेंगे एसेट्स को, यहां हम रखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज को,
कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इक्वेशन जो फाइनल निकल कर आएगी उससे हमें बैलेंस शीट बनानी है। ये आ गया कॉलम अमाउंट के लिए, आप देख पा रहे हैं जिसमें मैं अमाउंट कॉलम लिख रहा हूं। और जैसा आपको पता है बैलेंस शीट में कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती है, उसका रीजन होता है कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट है ही नहीं, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। अब देखिए मेरे पास कैश कितना निकल कर आया, 26,500, ये लिख दिया हमने। मेरे पास स्टॉक कितना निकल कर आया, 18,000, ये हमने लिख दिया। मैंने फर्नीचर लिखा, चलिए फर्नीचर कितना आया बेटे बोलो, फर्नीचर की वैल्यू है 6,000। चलिए डेटर्स की वैल्यू कितनी है बेटे, 40,000, डेटर्स 40,000। इधर से अगर हम लोग बात करें 5,000 क्रेडिटर्स, ये हमारे आ गए 5,000। और कैपिटल ये हमारी बनती है बेटे यहां से 85,500। और बेटा इतना काम करने के बाद बोथ साइड का जो टोटल है वो एग्री होना चाहिए। ऊपर मैंने मिस्टेक कर दी थी ना, अगर मैं मिस्टेक कर देता और यहाँ के मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो समझ गया था मैं कि ऊपर मैंने मिस्टेक कर दिया, तो पहले मैं उसको चेक करके लाता। 5,000 प्लस 85,500, जब मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल करता हूं तो ये निकल कर आया 90,500। इसी तरह से 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40, ये वैल्यू निकल कर आई 90,500। बेटा इस तरह से कुछ मेरी बैलेंस शीट जो है वो मैच करेगी। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना सबको क्लियर है क्या? सही बात है। इतना आज की क्लास में अभी तक मैंने डिस्कस करवा दिया, मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो कैसे काम करती है। लेकिन बेटे मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं करवाने वाला। आप इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल चेक करेंगे उसमें भी कुछ ज्यादा सा नहीं मिलेगा आपको। उसका रीजन क्या है कि ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें एक बार ये कंसेप्ट अप्लाई करना जो है वो आना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना था। तो बेटा अभी मैंने देखो, अगर मैं आपके साथ सिलेबस की बात करूं, ये समझ में आ गया ना सबको? चलूं मैं आगे, पक्का ना? बोर हो गए? चलो कोई बात नहीं, चीजें यार करनी पड़ेंगी ना, बिना करे काम कैसे चलेगा। चलो अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा, अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की, सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, मैंने बोला ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन बता दिया कि है क्या। डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो डबल एंट्री में एक तो था मॉडर्न अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल। मॉडर्न मैंने खत्म कर दिया बस। अब बोलेंगे बस, बस इतना ही था। मॉडर्न अप्रोच में मेरे को सिर्फ ये बताना था कि मॉडर्न अप्रोच वर्क कैसे करता है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा सिलेबस में क्वेश्चन आने के चांस नहीं है बेटा। अब मेरा जो सिलेबस है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टार्ट होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैं बताऊंगा ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, फिर मैं बताऊंगा रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें अकाउंट्स के टाइप्स बनाने पड़ते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे, उन सब के बाद उनको अकाउंटिंग एंट्री में कैसे पुट करेंगे। तो एक बार मेरी आने वाली 2-3 क्लास ऐसी होंगी जो +1 से रिलेट करेंगी, जिसमें मैं जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, इन सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन बेटे वो क्लासेस जरूरी हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चे मेरे साथ जो जुड़े हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने क्लास 10+1 में अकाउंटिंग जर्नल एंट्री को अच्छे से ना पढ़ा हो। बेटे एक बात बता दूं, पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का जो बेस है वो जर्नल एंट्री है। अगर आपको जर्नल एंट्री वाला पोर्शन स्ट्रांगली नहीं आता तो आप ये बात मानकर चलेगा कि आपको काफी सारी दिक्कत आ सकती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपना जर्नल एंट्री प्लस सब्सिडरी बुक वाला जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद आगे की अकाउंटिंग एक एक करके चीजों पर आते रहेंगे। सही है, तो आज के लिए क्लास इतना करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहे मेरे साथ और आप अपने रिव्यूज मेरे को मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूं, मेरा मोबाइल नंबर है 9813170795। आप मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर मेरे को अपने रिव्यूज भेजते चलिए और आप मेरे को जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज हैं वो सब मेरे साथ आप डिस्कस करते चलिए। जरूरत पड़ने पर मैं आपको कॉल करूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब बढ़िया से पढ़ाई करो, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा 24/7। ओके, थैंक यू सो मच।